हेलो एवरीवन। हमारा चल रहा था डिज़ास्टर मैनेजमेंट और लास्ट टाइम हमने क्या किया था, यानी कि लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने कर लिया था कि भूकंप कैसे आता है, क्या रीज़न है, कौन कौन से भारत में जोन है, जब जब भूकंप आए हैं कौन कौन से ऑपरेशंस चले थे। हम उसकी योजनाएं करना भूल गए थे लास्ट लेक्चर में। तो आज हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे भारत में भूकंप आपदा हेतु आपदा प्रबंधन योजनाएं कौन कौन सी स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहली योजना क्या है, योजना याद रखना और ऑपरेशंस याद रखना और प्लेसेस याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि डाटा ही आता है। तो देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना पहली ही कौन सी आई थी भूकंप के लिए, आपकी एनडीएमपी आई थी, यानी कि नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन प्रोजेक्ट। कब स्टार्टिंग हुई थी इसकी, 2016 में हुई थी। और किसके अंतर्गत आई थी, ये भी आपके किसके अंतर्गत आई थी, जो आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत ही इसको बनाया गया था, इस योजना को। लेकिन आई कब थी ये, 2016 में आई थी। अपडेट 2019 में भी हुआ है, 2020 में भी ये अपडेट हुआ है। अपडेट का मतलब होता है इसमें संशोधन होना। क्या होता है, संशोधन होना। और 2023 में भी इसमें संशोधन हुआ था। लागू कहाँ पर है, पूरे भारत में है। इसका उद्देश्य क्या है कि भूकंप सहित सभी आपदाओं के लिए मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड एक रिकवरी ढांचा तैयार करना। ये कहाँ कहाँ होता है, ये हमारे सेंटर में भी होता है, हमारी स्टेट के लिए भी होता है और हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अलग अलग भूमिकाएं तय करता है। एनडीएमपी नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन प्रोजेक्ट क्या था, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत बनी थी। ये चीज़ मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो देखिए, दूसरा हमारा कौन सा आया था, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू कब हुआ, 2005 में। इसका महत्व क्या है, इसके अंतर्गत क्या बना था हमारा, एनडीएमए, एसडीएमए और डीडीएमए, यानी कि नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन आपकी अथॉरिटी या मैनेजमेंट अथॉरिटी कह सकते हो आप इसको। क्या कह सकते हैं हम इसको, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन हुआ है। आप इनकी डेफिनेशंस अब मुझसे कभी मत पूछना क्योंकि ये मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, इसलिए पहले आपको मैंने सारी फुल फॉर्म डेफिनेशंस, उनका क्या क्या काम है, इसलिए वो चीज़ करवाती आई थी, ताकि बाद में हम इन चीज़ों का नाम ले तो आप कंफ्यूज मत हो कि ये कहाँ से आके टपक गया। तो ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था, 2005 में लागू हुआ था। इसके महत्व की बात करें तो इसमें किस किस का गठन हुआ था, एनडीएम में, एसडीएम में, डीडीएम में, और एक का गठन हुआ था किसका, एनडीआरएफ का, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का, 2006 में हुआ था। पर उसका इनका काम क्या है, भूकंप प्रबंधन के लिए कानूनी आधार बनाना। भारत में आपदा प्रबंधन का मूल कानून ही ये है। थर्ड योजना कौन सी थी हमारी, नेशनल अर्थक्वेक रिडक्शन या रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, राष्ट्रीय भूकंप जोखिम न्यूनीकरण परियोजना, नेशनल अर्थक्वेक रिडक्शन मिटिगेशन प्रोजेक्ट क्या थी, ये कब स्टार्टिंग हुई थी इसकी, 2010 में। एनईआरएमपी का गठन कब हुआ था, यानी कि स्टार्टिंग कब हुई थी, 2010 में। कब आई थी ये परियोजना, राष्ट्रीय भूकंप जोखिम न्यूनीकरण परियोजना 2010 में आई थी। इसका उद्देश्य क्या था, वही भाई भूकंप के लिए, तो भूकंप के होने वाले नुकसान को कम करना, भूकंप जोखिम वाले क्षेत्रों में नुकसान कम करना, भवन सुरक्षा प्रशिक्षण जागरूकता, यानी कि जोन 4 और जोन 5 पे आपके ज़्यादा फोकस रखना। फिर आया था हमारा क्या, एनबीसी, एनबीसी राष्ट्रीय भवन संहिता। ये किसके लिए था, ये भी आपके अर्थक्वेक रेजिडेंट कोड्स के लिए था। एनबीसी किसके लिए आया था आपका, राष्ट्रीय भवन संहिता अर्थक्वेक रेजिडेंट कोड्स, इसके लिए आया था। जारी किसने किया था, बीआईएस ने। किसने जारी किया था, ये बीआईएस ने जारी किया था। क्या आपका राष्ट्रीय भवन संहिता, जो किसके लिए थी, अर्थक्वेक रेजिडेंट कोड्स के लिए एनबीसी ने जारी किया था। आपका बीआईएस, बीआईएस क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या होता है बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अगर हम बीआईएस की भी बात करें, जो आपका बीआईएस है ये, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, बीआईएस की स्थापना कब हुई थी, बीआईएस की आपकी स्थापना हुई थी 1986 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसको हम कह देते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट इन 1986, यानी कि एक नया अधिनियम आया था, बीआईएस एक्ट इन 2016।
ठीक है। इसका जो नया अधिनियम आया है वो कब आया है, स्थापना कब हुई थी, 1986 में। लेकिन आज इसका जो नया अधिनियम है कौन सा, BIS एक्ट। BIS एक्ट कब आया, 2016 में। BIS एक्ट कब आया, 2016 में। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली है। कहाँ है, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। BIS क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है। अगर आप पहले के अधिनियम की बात करें कि इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, किस अधिनियम के तहत हुई थी, BIS एक्ट 1986। लेकिन इसका नया अधिनियम क्या आया है, BIS एक्ट 2016 में भी आया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। BIS क्या है बेटा, जो आपकी राष्ट्रीय मानक संस्था है, यानी कि नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है। ये एक क्या है, BIS क्या है, भारत की एक राष्ट्रीय मानक संस्था है। ठीक है, नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है एक, जो क्या काम करती है, उत्पादों, सेवा और प्रणालियों की गुणवत्ता की जांच करती है। जैसे ये क्या करती है, जो आपका BIS है, इसके काम क्या है, जैसे आपका IS कोड्स लेके आना। IS कोड्स मीन्स आपका भारतीय मानक यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स लेके आना। ISI मार्क सर्टिफिकेट्स, ठीक है, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए होती है। ठीक है। अगर हम बात करें कि BIS का मतलब क्या है, कि जो आपके भवन संहिता है ना, ये राष्ट्रीय भवन संहिता NBC, इसका मतलब होता है कि भूकंप रोधी भवन का निर्माण करना। भूकंप रोधी भवन मानकों का निर्माण किसके अंतर्गत आता है, BIS के अंतर्गत आता है। जैसे आपका फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हो गए, कंस्ट्रक्शन कोड्स हो गए, या आपका सेफ्टी गाइडेंस हो गया। जैसे देखो आपका जो ये IS कोड्स हैं, अगर हम इन IS कोड्स की बात करें कि ये IS कोड्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स कब कब लागू हुआ था, कौन कौन के कोड्स थे। तो एक तो आपका IS 1893 था, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड 1893। इसमें आपका क्या किया था, भूकंप प्रतिरोध का डिजाइन किया गया था। क्या किया गया था, भूकंप प्रतिरोध डिजाइन किया गया था। क्या किया गया था बेटा, भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन। भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन किस कोड के अंतर्गत किया गया था, IS कोड 1893 के अंतर्गत किया गया था। फिर आपका सेकंड कोड कौन सा, IS 4326 4326। 4326 क्या हुआ था, जो आपके रेजिडेंट कंस्ट्रक्शन करना था, किससे, भूकंप रोधी भवन मानकों का, यानी कि अर्थक्वेक रेजिडेंट कंस्ट्रक्शन। वो कौन सा कोड था, IS 4326, IS 4326, इंडियन स्टैंडर्ड 4326। ये इसका मतलब क्या था कि भाई जो भी अर्थक्वेक से हम घर बनाएंगे, अर्थक्वेक रेजिडेंट कंस्ट्रक्शन। फिर आपका कौन सा आ गया था, नेक्स्ट कोड था IS 13887, 13887, सॉरी 887 नहीं, 13827 था। कौन सा था, 13827। और इसी में हमने एक और किया था, ऐड किया 13828। इंडियन स्टैंडर्ड कोड 13827 और 13828। इसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग था कम लागत भूकंप रोधी भवनों का निर्माण करना, यानी कि कम लागत पर हम कंस्ट्रक्शन करें। क्या काम था इसका, कि कम लागत भूकंप रोधी भवनों का निर्माण करना। क्या था, भवन निर्माण। ठीक है। कौन सा कोड था, IS 13827 एंड 13828। इसका काम क्या था, कि कम लागत पर भूकंप रोधी मकानों का निर्माण करना। और एक और था आपका IS कोड, ये कहाँ पर लिखूं, नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, एक पेज और ले लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कोड हमारा कौन सा था, IS 13920 था। कौन सा था, इंडियन स्टैंडर्ड कोड 13920। इसका क्या था, जो आपके RCC स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि जो आपके डक्टाइल डिटेलिंग के होते हैं ना, डक्टाइल डिटेलिंग, यानी कि बहुत अच्छे उस पर बनाना। ठीक है। ये कोड क्या था, डक्टाइल डिटेलिंग। अगर डक्टाइल डिटेलिंग भी समझ नहीं आ रहा तो इसको भी मैं आपको समझा देती हूँ, एक बार लिख लो इसको पहले। देखो, डक्टाइल डिटेलिंग
डिटेलिंग है बेटा, स्पेलिंग भी गलत लिख दी मैंने, डिटेलिंग, डिटेलिंग। डक्टाइल डिटेलिंग क्या होता है, किस कोड के अंतर्गत आया था ये आपका, ये आया था आपका IS कोड 1390-20 के अंतर्गत आया था। ठीक है, RCC स्ट्रक्चर, RCC समझते हो, RCC क्या होती है? ठीक है, इसका मतलब ही क्या है कि भूकंप रोधी निर्माण तकनीक। ये क्या होती है आपकी? डक्टाइल डिटेलिंग होती है आपकी भूकंप रोधी निर्माण तकनीक। दैट मीन जिसमें भवन को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि भूकंप के दौरान ना तो वो टूटे, बल्कि उसमें झटके भी कम महसूस हों, और धीरे धीरे अगर वो गिरे भी ना तो धीरे धीरे झुके पर गिरे ना। ये जो डक आपको कल आया था ना, डक कवर होल्ड, उस नीति पे बनाया गया था, यानी कि धीरे धीरे ये बैंड हो जाए पर गिरे ना। ठीक है, यानी कि डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब ही क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी, जिसपे जापान काम करता है, फ्लेक्सिबल। ठीक है, और ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब क्या होता है? जो भंगुर, अचानक टूटने वाला। ठीक है, इन चीजों को भी याद रखना। ब्रिटल क्या होता है? फ्लेक्सिबल, लचीला होता है, और ब्रिटल क्या होता है? इसका एंटोनिम होता है, यानी कि भंगुर, जो एकदम टूट जाए, अचानक टूटने वाला होता है। जो आपकी डक्टाइल डिटेलिंग है, इसका उद्देश्य ही क्या था कि हमें ऐसे भवनों का निर्माण करना है कि जो भूकंप आए तो वो गिरे ना। अगर वो नहीं गिरेंगे तो मानव जीवन की रक्षा हो जाएगी, और हमारे जो संरचना को ऊर्जा सोखने में भी हम सक्षम हो जाएंगे, नहीं कि एनर्जी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। सडन फेल जो अचानक से टूटती हैं हमारी, ब्रिटल होती हैं हमारी बिल्डिंग्स, वो होनी बंद हो जाएगी, उस चीज़ से भी हमारा बचाव हो जाएगा। जैसे कहाँ कहाँ यूज़ होती है, अभी मैंने आपको बताया कि ये RCC स्ट्रक्चर पे होती है। ठीक है, अब RCC स्ट्रक्चर मत पूछना मेरे से कि RCC स्ट्रक्चर क्या होता है। जब भी अब कोई घर बनाता है तो RCC जरूर होती है। ठीक है, जैसे RCC बिल्डिंग्स होगी हमारी, स्कूल हॉस्पिटल्स हो गए, या जो हमारी मल्टी आपकी हो जाती है, डुप्लेक्स बना देते हैं हम, ट्रिप्लेक्स बना देते हैं, बहुत मंजिल की इमारतें बना देते हैं, जहां आपके जोन 4, जोन 5, जोन 3 में भवन बनते हैं, वो होते हैं। जैसे देखो, अगर आप नहीं समझ रहे तो उसको भी समझ लो। डक्टाइल डिटेलिंग में जो आपके RCC स्ट्रक्चर है, इसका मतलब जो हम घरों में बीम डालते हैं भाई, बीम्स डालते हैं, हमारे कॉलम्स डालते हैं। अब तो समझ में आ गया कि क्या होता है आपका बीम कॉलम का ज्वाइंट्स हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? आपकी RCC कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आती हैं। जैसे देखो, जो हमारा ये IS 13920 था, इंडियन स्टैंडर्ड 13920, ये 2016 में ही आया। इसका ही मतलब क्या था कि डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ री इन्फोर्समेंट कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मीनिंग ही ये था कंप्लीट। क्या मीनिंग था इसका? डक्टाइल डिटेलिंग of reinforced कंक्रीट समझते हो ना? कंक्रीट क्या होती है? कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यानी कि आपका क्या था? ये ऐसे भवनों का निर्माण करना जो भूकंप में झुक जाएं पर गिरे ना। ठीक है, जैसे एक और IS कोड था आपका, IS कोड ना 1893 कर चुके ना, भूकंप प्रतिरोध डिजाइन था। एक और था आपका, कौन सा? IS कोड 456 था। कौन सा था? IS कोड 456। ये भी आपका किससे था? RCC डिजाइन से था। किससे था? RCC डिजाइन से था। तो अब समझ में आ गया। ठीक है, क्यों जरूरी है हमें डक्टाइल डिटेलिंग, क्यों जरूरी है? जैसे देखो भाई, 2001 में आपका भुज अर्थक्वेक आया था गुजरात में, तो वो वहां पे जितनी भी बिल्डिंग्स थी सारी नॉन डक्टाइल बिल्डिंग्स गिरी थी। इसी वजह से उनका नुकसान बहुत ज़्यादा होया। तो आपसे एग्जाम्स में क्या पूछ सकता है कि डक्टाइल डिटेलिंग का IS कोड क्या है? तो हम क्या कह देंगे? डक्टाइल डिटेलिंग का IS कोड है 13920। क्या है? 13920। इसका उद्देश्य क्या है? भूकंप में ढांचे को गिरने से बचाना। ये किस सिद्धांत पे काम करता है? स्ट्रॉन्ग कॉलम एंड वीक बीम पे काम करता है। इसका प्रॉफिट क्या होता है? ऊर्जा अवशोषण करता है, फ्लेक्सिबल होता है, और जीवन की सुरक्षा करता है। समझ में आ गया इतना कि क्या है? और हमारे IS कोड क्या क्या थे?
ठीक है। BIS क्या था, BIS में क्या क्या कोड आए, समझ में आ गया इतना? ठीक है। जैसे आपका IS कोड 456 RCC डिज़ाइन पे था, आपका IS 1893 भूकंप प्रतिरोध डिज़ाइन पे था, IS 4326 अर्थक्वेक रेजिडेंट कंस्ट्रक्शन पे था, IS 13827 और 13822 किस पे था, कम लागत भूकंप रोधी भवनों का था, और IS 13920 किस पे था, डक्टाइल डिटेलिंग RCC स्ट्रक्चर पे था। ठीक है। आपका जो ISI मार्क है ये किसके लिए होता है, गुणवत्ता और सुरक्षा की गारंटी के लिए होता है, मैंडेटरी होता है कई चीज़ों में। ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा BIS की स्थापना कब हुई थी, हम कह देंगे 1986 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। इसका वर्क क्या है, मानकीकरण और गुणवत्ता का नियंत्रण करना। ISI मार्क BIS के द्वारा ही दिया जाता है। आपदा प्रबंधन में भूमिका क्या होती है इसकी, भूकंप रोधी व सुरक्षा मानकों को ये तय करता है। आई गेस इतना आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय भवन संहिता NBC अर्थक्वेक रेजिडेंट कोड्स कौन कौन से हैं, BIS द्वारा जारी किए जाते हैं। भूकंप रोधी निर्माण जैसे IS 1893, IS 4326 एक्सेट्रा, सारे कोड्स मैं आपको करवा चुकी हूँ अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, भूकंप जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम यानी कि अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ERMP यानी कि अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम। यह कार्यक्रम कब चला था, किसके द्वारा संचालित है, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन या मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। मिटिगेशन नहीं, मैनेजमेंट, क्या, नेशनल डिजास्टर फिर मिटिगेशन मुंह पे जच गया भाई, मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम। ठीक है। ये आपका किसके अंतर्गत संचालित होता है, NDMA के अंतर्गत संचालित होता है। किस लिए होता है, जो आपकी सिस्मिक माइक्रोजनेशन के लिए होता है, यानी कि जो आपकी भूकंप की छोटी छोटी सी चीजें आती हैं, छोटी छोटी लहरें आती हैं, उस चीज के लिए भूकंप जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम चलाया गया था कि भाई जो हमारे स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं या हमारी बिल्डिंग्स हैं, उनकी लाइफ टाइम की ऐसी बिल्डिंग्स बन जाए कि भाई वही चीज़ आ जाएगी, भाई फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इस चीज़ को याद रखो, सिर्फ ये याद रखो कि भूकंप जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम किसके अंतर्गत आता है, NDMA के अंतर्गत आता है। फिर आपका जैसे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है, इसका गठन 2006 में हुआ था। किस एक्ट के तहत हुआ था, DMA 2005 के अंतर्गत हुआ था। इसकी भूमिका क्या है भाई, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाने। विशेषज्ञ बल जो आपके ITBP, जितने भी आपके SSB हैं, BSF है, जितनी भी हमारी बल्स हैं, जितने भी हमारे वो हैं, ठीक है, वो रेस्क्यू चलाते हैं। NDRF भारत की प्रमुख भूकंप रेस्क्यू फोर्स कौन सी है, आपकी NDRF है। फिर आपकी स्कीम आई थी SDMP राज्य के लिए आई थी। फिर आपकी DDMP जिला के लिए आई थी। भूकंप निगरानी चेतावनी प्रणाली कौन देता है, IMD क्या था आपका, मौसम विशेषज्ञ यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और NCS नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी करवा चुकी हूँ। ये दो भी, IMD की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एंड NCS इज नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी। ये क्या करते हैं, भूकंप की तीव्रता और स्थान की जानकारी देते हैं। फिर कौन सा कार्यक्रम आया था हमारा, स्कूल सेफ्टी और अस्पताल सेफ्टी कार्यक्रम। संचालन किसके द्वारा किया जाता है, वही आपकी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, और प्लस आपकी स्टेट्स गवर्नमेंट के द्वारा इसका कार्यक्रम चलाया जाता है। वही चीज़ है कि मॉक ड्रिल करवाना, मॉक ड्रिल में आप क्या क्या चीज़ करवा रहे हो, ठीक है, फायर एग्जिस्ट पे कैसे काम करें, भूकंप आ जाए तो कैसे कैसे सेफ्टी करें, डक कवर होल्ड वाली पॉलिसी इसमें काम करती है। अब देखो कि भारत में आपदा, अगर क्विक रीजन की बात करें तो भारत में आपदा कानून, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत आया था। राष्ट्रीय योजना NDMP 2016 में आई थी। ठीक है। भूकंप हेतु विशेष परियोजना कौन सी थी आपकी, नेशनल अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। रेस्क्यू फोर्स कौन सी है, NDRF है। भवन मानक NBC, BIS कोड हैं, सारे IS कोड हमने कर लिए हैं हमारे। भूकंप निगरानी NCS और IMD के द्वारा की जाती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, बाढ़। तो देखो बाढ़ से ही क्या समझ रहे हो कि बाढ़ कैसे आती है, बाढ़ है क्या। अगर हम फ्लड डेफिनेशन की बात करें तो है क्या,
किसी भी एरिया में या तो असामान्य रूप से बारिश हो जाए बहुत ज़्यादा, या हमारा ग्लेशियर पिघल के हमारी नदियों का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कि एकदम नदियों में पानी बहुत ज़्यादा उसका हाई लेवल हो जाए, तो क्या होगा, आसपास फ्लड आ जाएगा। या हमारा रीज़न हो सकता है बांध टूट जाए, यही होती है बाढ़। और क्या होती है, सुनामी आ जाए तो पानी भर जाएगा, वो भी तो क्या होती है, बाढ़ ही होती है। तो जब किसी क्षेत्र में जल का असामान्य रूप फैल जाता है जिससे जनधन की हानि हो, फसल नष्ट हो जाए, आवागमन बाधित हो, तो हम उसको क्या कह देते हैं, बाढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। बाढ़ एक नेचुरल डिजास्टर है, हम सबको पता है, लेकिन मानव गतिविधियां इसे गंभीर बना देती है। मानव गतिविधियां कैसे गंभीर बना देती हैं, बेटा आप डैम बना रहे हो, आप बांध बना रहे हो, बांध टूट जाए, ठीक है, नहरें तो हम लोग बना रहे हैं, लेकिन नहरों की मुरम्मत टाइम से हम लोग कर नहीं रहे हैं। हम ऐसे एरिया में, जैसे अब आप उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश देख लो, नदियां जहां से प्रवाहित होती हैं, अगर वो 2-4 साल वहां पे नहीं आई है, उनका पानी वहां नहीं आया, उन्होंने वहां फ्लो नहीं किया, उन्होंने थोड़ा रास्ता चेंज कर लिया, तो लोग क्या कर रहे हैं, वहां बड़े बड़े होटल्स बना रहे हैं, मॉल्स बना रहे हैं। होटल्स और मॉल्स बनाओगे तो भाई जिस दिन नदी अपने असली प्रवाह पे, अपने असली रूप पे, अपने असली रास्ते पे आएगी, तो वो बाढ़ ही लेके आएगी, और क्या लेके आएगी। ठीक है, बाढ़ के प्रमुख कारण क्या हैं, ज्यादा वर्षा होना, नदियों में उफान आना, ग्लेशियर पिघलना, चक्रवात आना या बादल फटना, इसी वजह से आपके क्या आती है, बाढ़ आती है। मानव जनित कारण क्या है, वनों की कटाई भाई, नदी तलछट, बांध टूटना, अचानक पानी छोड़ देना बांधों में बहुत ज्यादा, शहरीकरण होना, अवैज्ञानिक निर्माण होना। मानव जनित यानी कि मैन मेड रीजंस ये हैं। अगर हम भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र देखें तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी से सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। बिहार, बिहार का शोक ही किसको बोला जाता है, आपकी कोसी नदी को बोला जाता है। कोसी और गंडक की वजह से हमेशा बिहार में बाढ़ आती है। उत्तर प्रदेश में आपके गंगा से बाढ़ आती है। पश्चिमी बंगाल में आपके गंगा और हुगली। ओडिशा में महानदी से बाढ़ आती है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी से बाढ़ आती है। केरल में छोटी छोटी नदियां, वो बाढ़ का रीजन है। ठीक है, ज्यादा बारिश हो जाती है, वो बाढ़ का रीजन है। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी का उफान आ जाता है। हरियाणा में हमारी यमुना नदी और हाकड़ा, जिसको हम घाघरा नदी भी बोलते हैं, ठीक है, ये दोनों बाढ़ का कारण है। असम और बिहार भारत के सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य हैं। कौन से हैं, असम और बिहार भारत के सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य हैं। भारत के सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य कौन से हैं, असम और बिहार। असम में ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से बाढ़ आती है और बिहार में आपकी कोसी और गंडक की वजह से बाढ़ आती है। अब हम ये देखते हैं कि भारत में बाढ़ के दौरान प्रमुख राहत बचाव ऑपरेशंस कौन से चले थे। जैसे केरल बाढ़ आई कब, 2018 में। केरल में कब आई है बाढ़, अगर हम केरल फ्लड की बात करें तो कब आया था, 2018 में। 2018 में केरल में बाढ़ आई थी, जिसमें आपका ऑपरेशन चला था, कौन सा, ऑपरेशन मदद। कौन सा आया था, ऑपरेशन मदद। ठीक है, कौन कौन सी एजेंसियां थी, भारतीय नौसेना थी, हमारी नेवी थी, हमारी ये थी एयरफोर्स भी थी, आपकी रिस्पॉन्स फोर्स भी थी, और हमारी सेना भी थी, हमारी आर्मी भी थी। काम क्या था, नावों द्वारा बचाव किया गया था, हवाई राहत दी गई थी और मेडिकल फैसिलिटीज दी गई थी। जम्मू कश्मीर बाढ़ कब आई, 2014 में। जम्मू कश्मीर में बाढ़ कब आई थी, 2014 में। उसमें कौन सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन राहत। केरल का ऑपरेशन मदद था, जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन राहत था। कब आई थी, 2014 में। कहाँ आई थी, जम्मू एंड कश्मीर में। एजेंसी कौन सी थी, भारतीय सेना थी। कार्य क्या किया था, एयरलिफ्ट एंड राहत शिविर चलाए थे। उत्तराखंड बाढ़ कब आई थी, 2013 में। उत्तराखंड बाढ़ कब आई थी, 2013 में, जो आपकी केदारनाथ बाढ़ थी। ठीक है, खतरनाक बाढ़ थी भाई ये केदारनाथ वाली। इसमें भी कौन सा आपका आया था, ऑपरेशन राहत। कौन सा चलाया था, ऑपरेशन राहत। केदारनाथ उत्तराखंड में ये बाढ़ आई थी, इसमें हमारी आर्मी, एयरफोर्स और आईटीबीपी ने काम किया था। ठीक है, और है ना, ये लिख रखा है ना एग्जाम फेवरेट ऑपरेशन, क्योंकि केदारनाथ वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर आपकी असम बाढ़ आई थी 2020 में। असम बाढ़ कब आई थी, 2020 में। इसमें जो आपकी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है और आपकी जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, दोनों ने बाढ़ राहत अभियान चलाया था। ठीक है, नाव से रेस्क्यू और राहत वितरण, ये तो आपको पता ही है। बिहार बाढ़ जो आपकी बार बार आती है कोसी और गंडक नदी की वजह से, वहां पर आपकी कौन सी चलती है, बिहार बाढ़ राहत अभियान चलाया जाता है। नदी कोसी, ठीक है, सोरो ऑफ बिहार, यानी कि बिहार का शोक। ठीक है, बिहार का शोक बोलते हैं हम इसको, बिहार का शोक।
सौरव बिहार, कार्य वही है, सेम चीज। चेन्नई बाढ़ कब आई थी भाई? 2015 में। चेन्नई बाढ़ कब आई थी? 2015 में आई थी चेन्नई बाढ़। इसमें भी आपका ऑपरेशन कौन सा चला था? ऑपरेशन राहत। कौन सा चला था? ऑपरेशन राहत। इंडियन आर्म्ड फोर्स फ्लड रिलीफ, ठीक है, इंडियन आर्म्ड फोर्स फ्लड रिलीफ इसका वो था, ऑपरेशन राहत। स्थान कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में है। बाढ़ कब आई थी? 2015 में। हरियाणा और दिल्ली बाढ़ 2023, 2025 में भी आई है भाई, ठीक है। एनडीआरएफ ऑपरेशन, एनडीआरएफ ने ऑपरेशन चलाए थे। किस नदी में बाढ़ आई थी? ये यमुना में बाढ़ आई थी। दिल्ली और हरियाणा दोनों वैसे भी डूबते ही रहते हैं भाई उस साइड का एरिया, तो ठीक है। कौन सा था? एनडीआरएफ ऑपरेशंस चलाती है। बाढ़ के दौरान आपदा प्रबंधन की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या भूमिका होनी चाहिए? देखो ऑपरेशंस हम कौन कौन से करके आए हैं। पहला कौन सा था हमारा, ठीक है, अगर पूरे पहले यही देख लेते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से बाढ़ आती है। बिहार में कोसी गंडक की वजह से आती है। यूपी में आपके गंगा की वजह से आती है। वेस्ट बंगाल में गंगा एंड हुगली हो गया। ओडिशा महानदी। आंध्र प्रदेश में गोदावरी रिवर की वजह से। केरल में हमारी जो छोटी छोटी नदियां हैं उसकी वजह से। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी की वजह से। और हरियाणा में यमुना और घाघरा नदी की वजह से। हाकरा भी आ सकती है कभी कभी, ठीक है। हाकरा, हाकरा घग्गर बोथ आर सेम, ठीक है। ओटू बांध से आगे जाते ही सिरसा में क्या बन जाती है? हाखड़ा बन जाती है। असम और बिहार भारत के सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य हैं। पहली बाढ़ हम देखते हैं 2018 में केरल में आई थी, उसमें ऑपरेशन मदद चलाया गया था। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन राहत जब 2014 में बाढ़ आई थी। केदारनाथ आपकी 2013 में बाढ़ आई, उसमें भी ऑपरेशन राहत था। आपके असम बाढ़ 2020 में आई थी, उसमें आपकी जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम थी उन्होंने काम ऑपरेशन चलाया था। बिहार बाढ़ जो आपकी बार बार में आती है, ठीक है, कोसी नदी की वजह से। चेन्नई बाढ़ 2015 में आई थी, उसमें भी ऑपरेशन राहत था। ऑपरेशन राहत किसके लिए है? बाढ़ के लिए है, याद रखना। हरियाणा दिल्ली में जब भी बाढ़ आती है, जैसे 2023 में भी आई है, 2025 में भी आई है, तो हमेशा एनडीआरएफ की टीम और आपकी एसडीआरएफ की टीम ही काम करती है। जैसे पंजाब में भी आपकी आर्मी भी आ गई थी, आपकी एयरफोर्स भी आ गई थी और सारी चीज़ आ गई थी अब की बार। तो अगर हम बात करें कि ये बताओ कि बाढ़ के दौरान यानी कि ड्यूरिंग जब फ्लड आ रही है तो हम क्या डिजास्टर मैनेजमेंट करेंगे, यानी कि आपदा प्रबंधन की भूमिका क्या होगी? सबसे पहला वही आपका मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस, यानी कि रोकथाम और तो क्या तैयारी करेंगे। बाढ़ पूर्व चेतावनी देंगे। चेतावनी कौन देता है? आपका आईएमडी एंड आपका सीडब्ल्यूसी जो वाटर सेंटर है आपका। बाढ़ प्रबंधन, तटबंध, मॉक ड्रिल्स यही करवाएंगे। आपदा के दौरान क्या करेंगे? सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाएंगे, राहत शिविर चलाएंगे, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, स्वच्छ पेयजल प्रोवाइड करेंगे। और आपदा के बाद हम रिकवरी के लिए क्या करेंगे? वही पुनर्वास, उनको मुआवजा देंगे, घर निर्माण में सहायता करेंगे, आजीविका पुनर्स्थापित करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कि फ्लड मैनेजमेंट से जुड़ी हुई संस्थाएं कौन सी है, फर्स्ट इज योर एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नीति निर्धारित करती है। एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है, राहत और बचाव कार्य देखती है। एसडीएमए एंड एसडीआरएफ आपकी स्टेट लेवल पे देखती है। सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वाटर कमीशन बाढ़ की चेतावनी देती है। आईएमडी मौसम चेतावनी देती है, ठीक है। ये था हमारा क्या फ्लड से रिलेटेड। अब देखो मस्ट रिमेंबर एक चीज़ रखना, यानी कि ये लगा लो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। केरल बाढ़ 2018 में कौन सा ऑपरेशन आया था? ऑपरेशन मदद। उत्तराखंड की 2013 में राहत। जम्मू कश्मीर की 2014 में ऑपरेशन राहत। कोसी नदी क्या है? बिहार का शोक है। सबसे बाढ़ प्रभावित राज्य असम है। सेकंड नंबर पर आपका बिहार है। बाढ़ चेतावनी एजेंसी कौन सी है? सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल वाटर कमीशन और आपका मौसम विभाग। अगर टोटल निष्कर्ष की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? बाढ़ एक आवर्ती आपदा है, बार बार जो आती है, लेकिन सही आपदा प्रबंधन, पूर्व चेतावनी और प्रभावी ऑपरेशन से इनके नुकसान को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। देखो भाई, हाथ अड़ा के किसी चीज़ के आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता, जो भी आपका नेचुरल डिजास्टर है उसके आगे। बट ये है कि हम उसके लिए सेफ्टी जरूर कर सकते हैं थोड़ी बहुत, कि नुकसान कम हो। ये क्या था हमारा, आज हमने क्या कर लिया, भूकंप के टाइम पे कौन कौन सी प्लानिंग्स आई थी, और हमने देख लिया बाढ़ के टाइम पे कौन सी प्लानिंग्स आई थी। प्लानिंग्स तो नहीं की हमने, सिर्फ हमने ये ऑपरेशंस किए हैं। और बाढ़ की प्लानिंग तो शायद मैंने आज आपकी लिखी भी नहीं है, कौन कौन से किस किस टाइम पे आई थी। ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में,
ठीक है, हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे कि बाढ़ के उसके लिए कौन कौन सी योजनाएं चली थी और चक्रवात के लिए कौन सी ऑपरेशंस और योजनाएं चली थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, साइक्लोन। तो चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।